हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास में मैं ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन। याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये ज्योग्राफी का आपका रिवीजन वर्क है, ठीक है। ज्योग्राफी का रिवीजन ही मान लीजिए कि ये ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है आपका। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। इसमें सारे ही क्वेश्चन, करीब 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। तो याद रखिएगा बेटा, अगर ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देख लें और समझ लें तो इससे बाहर ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए वही क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगी। ऐसी रिवीजन वर्क हमारा हिस्ट्री का चलेगा और पॉलिटी का भी चलेगा। आज तो ज्योग्राफी का है, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी दोनों के ऐसी रिवीजन वर्क में कराऊंगी आपको, ठीक है। और एक मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड दूसरे टॉपिक, उससे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे समझाते हुए आगे चलेंगे। तो कहीं भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और अगर मैं क्वेश्चन, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ, आप उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, तो आप तब तक आंसर पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आपका रिवीजन हो रहा है ना, मैं रिवीजन वर्क बोल रही हूँ, रिवीजन हो रहा है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना और पढ़ने की जरूरत है, आपको क्या समझने की जरूरत है। क्योंकि अब यही है, अब कुछ नया पढ़ने का फायदा नहीं है, जो हो चुका है हम उसी का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और हो तो हमारा सारा ही चुका है, सारा ही हो चुका है। बस जो 8th क्लास की पॉलिटी है उसमें 2-3 चैप्टर हमारे रह गए, तो वो भी मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कराऊंगी आपको, पॉलिटी भी। फिर हमारे सारे थ्योरी के पार्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा चुकी हूँ मैं, बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियोस बनेंगे वही मैं अपलोड करूंगी, ताकि आपका रिविजन वर्क चलता रहे, ठीक है। मैराथन क्लासेस हमारी चलेगी, इसे एक मैराथन क्लासेस ही मान लो कि प्योर मैराथन क्लासेस है ये, ओके। साथ के साथ एक वीडियो मैं वैसे ही बनाऊंगी पेडालॉजी से रिलेटेड, उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे सिर्फ पेडालॉजी के, ओके। तो प्लीज ये सब देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। कमेंट में आपको आंसर देना है, ओके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। अब रोपण कृषि क्या होता है, तो सबसे पहले हम कृषि के प्रकार देखेंगे। कृषि के प्रकार 2 होते हैं, एक तो वाणिज्यिक कृषि है और दूसरा है, पहला तो वाणिज्यिक कृषि है हमारा, और दूसरा होता है हमारा जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि, जीविका निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होता है जिससे क्या होता है, मतलब कि हम व्यापार करते हैं, ओके। वाणिज्यिक कृषि होता है वाणिज्य के लिए, वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है, कि वाणिज्य के लिए अगर हम कृषि करते हैं तो उसे वाणिज्यिक कृषि करते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि में आता है, ओके। और जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है, कि वैसी फसल, मतलब वैसे फसल हम उपजा रहे हैं जिससे हम अपने जीवन यापन के लिए, मतलब जिन्हें हम डेली खाने के इस्तेमाल में लाते हो, जैसे चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, ये सभी क्या होता है, जीविका निर्वाह कृषि में आता है। जबकि वाणिज्यिक कृषि में आपका रोपण कृषि होता है। रोपण कृषि जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, ये सारे रोपण कृषि के उदाहरण है। केले की फसल उपजाना, ये सारे क्या है, रोपण कृषि के उदाहरण है। तो ये सब क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि। याद रखिएगा, रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि एक ही चीज है, ओके। एक ही चीज तो नहीं है, मतलब रोपण कृषि अलग है, वाणिज्यिक कृषि अलग है, लेकिन रोपण कृषि का ही उदाहरण है हमारा वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए, अभी ये रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। क्या है पहला, इस प्रकार की कृषि, फर्स्ट क्या है, इस प्रकार की कृषि भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। बिल्कुल नहीं, पूरे परिवार के साथ नहीं लगा रहता। जो याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है, तो इस तरह की कृषि वो करते हैं जीविका निर्वाह कृषि में, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि में क्या होता है, एक तो गहन जीविका निर्वाह, एक जीविका निर्वाह, एक गहन जीविका निर्वाह कृषि है। गहन जीविका निर्वाह जो कि बहुत बड़े पैमाने पे फसल उपजाते हैं, लेकिन भोजन के खाद्य फसलें उपजाते हैं, वो गहन जीविका निर्वाह कृषि है। एक छोटे पैमाने पे जीविका निर्वाह कृषि होता है, उसमें क्या होता है कि कृषक अपने फैमिली वालों के साथ ही फसल उपजाते हैं, मतलब पूरा परिवार उनकी कृषि में लगा रहता है। तो ये जीविका निर्वाह कृषि का उदाहरण है। दूसरा क्या है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में की जाती है। तो बिल्कुल नहीं, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में की जाती है, ऐसा नहीं है। रोपण कृषि कहीं भी की जा सकती है, ओके।
इसमें तीसरा है इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, प्रति एकड़ उपज ज्यादा होती है। रोपण कृषि में क्या होता है, मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है और प्रति एकड़ उपज ज्यादा होती है। लास्ट है हमारा यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। बिल्कुल सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है कि ये क्या है, वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है जो क्या होता है, विस्तृत प्रदेश में, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, रोपण कृषि बहुत बड़े क्षेत्र में, चाय कॉफी आपने देखा छोटे छोटे से खेतों में थोड़ी ना चाय कॉफी उपजाया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्रों में उपजाया जाता है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है जो क्या है, विस्तृत बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। तो बेटा इस क्वेश्चन से आपको कृषि के प्रकार का समझ में आ गया होगा। कृषि के प्रकार, गहन जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है। क्लियर है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। याद रखिएगा, वाणिज्यिक कृषि में वैसे फसल उपजाए जाते हैं जिसको बेचकर ज्यादा आमदनी हो सके, ठीक है, ज्यादा पैसे कमाए जा सके। और जीविका निर्वाह कृषि में वैसे फसल उपजाए जाते हैं कि जिससे क्या होता है कि हम अपने जीवन यापन के लिए जो फसल उपजाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कि गर्म जल के जो झरने होते हैं, कहीं कहीं आप देखते हैं ना कि वहां का पानी गर्म पानी आता है, सर्दियों में भी पानी गर्म होता है। क्यों होता है, गर्मी में भी नदी का पानी आपको कभी गर्म नहीं मिलेगा, लेकिन जो है कि बहुत सारे झरने होते हैं जो सर्दियों में भी कितनी भी ठंड पड़ती रहे, भले ही दिसंबर की ठंड हो, लेकिन वहां का पानी गर्म होता है। क्यों होता है गर्म, उसका कोई रीजन होना चाहिए, कोई चमत्कार तो है नहीं कि वहां का पानी गर्म होगा। वो जमीन के अंदर जो ताप होता है, जमीन के अंदर जो गर्मी होती है उसके कारण वो गर्म होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, भूतापीय ऊर्जा। तो बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है कि भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जमीन के अंदर की जो ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा के कारण ही गर्म जल के झरने देखने को मिलते हैं। ठीक है, गर्म जल के झरने किस क्यों देखने को मिलते हैं, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जमीन के अंदर जो ऊर्जा है, जमीन के अंदर जो तपन है उसके कारण ऊपर जो पानी है वो गर्म हो जाता है। दूसरा हम ऑप्शन सारे ही देखेंगे, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के कारण कोई झरना, कोई पानी उतना गर्म नहीं हो सकता, गर्मी में गर्म हो सकता है, वो भी हमारे टैंक का पानी, पता है ना आपको, टंकी का पानी बहुत गर्मी में बहुत गर्म होता है, लेकिन नदियों का पानी, झरने का पानी गर्म नहीं होता इसके सूर्य की रोशनी से भी। फिर है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा से भी कोई झरने का पानी गर्म नहीं होता। पवन ऊर्जा भी नहीं है। हमारा भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ज्वार से जो, मतलब जहां पे बहुत तेज पानी की धार गिर रही है उससे जो बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। उससे तो होता ही नहीं है। पवन ऊर्जा, पवन जो नहीं, कई बार आप देखे होंगे वो पंखे से लगाए रहते हैं, वो ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा आपका, पवन शक्ति होता है रेगिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि वहां हवा बहुत तेज होती है, उससे भी ऊर्जा बनाया जाता है। ठीक है, उससे भी बिजली बनाई जाती है। तो ये सारे हमारे ऑप्शन नहीं है। जो गर्म झरने का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो क्या है, गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ओके, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ये याद रखिएगा, संसाधन है जो हमारा चैप्टर 8 का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 में संसाधन। तो इससे रिलेटेड में आप संसाधन, पहले हमें समझना है कि संसाधन क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी टॉपिक होगा उसको मैं आपको विस्तार में पूरे डिटेल में समझाऊंगी, ताकि उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, संसाधन क्या है। ठीक है, क्या है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारे संसाधन ही दिख रहे हैं ना, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का। संसाधन वर्ड हमें हर जगह दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संसाधन समझेंगे कि संसाधन है क्या। तो याद रखिएगा, संसाधन क्या होता है कि वो सारी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में आता है। ठीक है, वो सारी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में आता है वो सभी क्या है, संसाधन है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसे हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, या फिर जो हमारे यूज के लायक नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है। हर तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से जो भी चीजें हैं पृथ्वी पर वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है जिसको मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन माना गया है। क्यों? क्योंकि मानव ही है जो हर चीज को संसाधन बनाता है। मानव ही किसी चीज को संसाधन बनाता है ना। हमें तो किसी भी चीज को, जो मान लीजिए कोई खनिज है, जमीन
उनके अंदर है, वो निकालने वाला, बाहर निकालने वाला कौन है, उसे संसाधन बनाने वाला कौन है, खुद मानव है, हम है। तो इसीलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब ये चीज आपके दिमाग में आता होगा कि मानव को संसाधन क्यों बोला गया है। मानव को संसाधन इसलिए बोला गया है कि हम सभी मानव एक दूसरे के, हम सभी जो मनुष्य एक दूसरे के किसी ना किसी तरह से मदद करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके लिए मैं संसाधन हूँ, आप किसी और को कुछ भी, यहाँ तक कि आप अगर किसी वृद्ध को, किसी बूढ़े को रोड क्रॉस करा रहे हैं या फिर किसी भी जरूरतमंद को आप रोड क्रॉस करा रहे हैं, तो वो आप उनके लिए संसाधन बन गए। उनकी हेल्प तो कर रहे हैं आप, उनकी जरूरत की पूर्ति कर रहे हैं, तो आप उनके लिए संसाधन है। अगर कोई हो तो अपने छोटी भाई बहनों के लिए खाना बना रहे, छोटे भाई बहनों को तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं, वो उसके लिए संसाधन है। हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है, जब हम स्कूल जाते थे मम्मी खाना बना के देती थी, तो क्या हमारे लिए संसाधन है। तो इसी प्रकार क्या है कि हर मानव, ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर या फिर वैसे जो कि कोई जॉब करता हो या हमें इस तरह की कोई ज्ञान दे रहा हो, वो संसाधन, सिर्फ वही संसाधन है, ऐसा नहीं है। हर मानव किसी न किसी तरह से किसी दूसरे के लिए संसाधन है। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को माना गया। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब इन तीनों की डिटेल भी बताऊंगी मैं आपको। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं कि जो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि हवा, पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें मानव के द्वारा बनाई हुई चीजों का ही ढेर है अब तो पृथ्वी पे, है ना। वो सारे क्या है, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा क्या होता है, मानव संसाधन, कि मानव खुद एक संसाधन है, हम खुद एक संसाधन है। अभी मैं बता चुकी हूँ, तो याद रखिएगा संसाधन 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का। ये जो पॉइंट दिए गए हैं बेटा, ये सारे संसाधन के प्रकार हैं। निक्षेप यानी कि जो निकाला जा सकता है, वास्तविक संसाधन यानी कि जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी खनिज हो जिसका, कोई भी संसाधन हो जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन है, यानी कि वास्तव में वो है। संभाव्य संसाधन क्या होता है कि संभावना है, सब पता चल गया हमें कि वहां पे कोई संसाधन है और संभावना है कि फ्यूचर में हमारे पास वैसे मशीनें हैं जिससे आ जाएंगे, जिससे फ्यूचर में हम उस संसाधन को वहां से निकाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भंडार संसाधन क्या होता है कि हमें पता है कि कोई संसाधन कहीं पे है, उस संसाधन का भंडार वहां पे है और उसका इस्तेमाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यूरेनियम है, लद्दाख में जो यूरेनियम है वो जमीन के बहुत अंदर है और अभी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये संभावना है कि हम फ्यूचर में उसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। अब क्या होता है, बहुत नीचे गहराई में कोई खनिज निक्षेप, जैसे कि मान लो पेट्रोलियम निकालने के लिए बहुत गहरे गहराई में एक खनिज निक्षेप, एक छिद्र ही तो बनाया जाएगा। ऐसे छिद्र का मतलब क्या, बिल्कुल पतली नली सी छिद्र बनाया जाता है, जिसे हम क्या मतलब कि कीप के तरह मान लो कि एक छिद्र बनाया जाता है ना, बहुत गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए एक छिद्र बनाया जाता है, छिद्र की बात की गई। ठीक है, इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के खनन को कूप की खनन कहते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं, कूप की खनन कहते हैं, यानी कि जहां पे छिद्र की बात आ जाएगी कि छिद्र बना के अगर हम कोई संसाधन को जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं तो वो कूप की खनन हो जाएगी। कीप समझते हैं ना, कूप, कीप, जिससे कि मेहंदी लगाने की भी कीप होती है। ओके, तो वो देख रहे बिल्कुल ऐसी पतली सी होती है, तो वही छिद्र ही तो है, कैसी छिद्र होती है, इससे मेहंदी लगाते हैं। तो बस इससे अपने दिमाग में रखिएगा कि जहां पे छिद्र की बात आएगी वहां पे क्या आएगा, कूप की खनन। ठीक है, उत्खनन क्या होता है, उत्खनन का मतलब होता है कि ज्यादा गहराई में नहीं है, हल्के गहराई में वहां से हम खनिज को बाहर निकाल रहे हैं। विवृत खनन क्या होता है, विवृत खनन होता है कि पृथ्वी मतलब कि जब बिल्कुल प्रॉपर्टी के ऊपर ही बस थोड़ा सा हम वो हटाएंगे, मतलब कि शैल को हटाते ही हमें कोई खनिज मिल जाए, तो वो विवृत खनन है। प्रवेधन क्या होता है, प्रवेधन का मतलब होता है बहुत गहराई से कोई खनिज निकालना। यहाँ पे छिद्र की बात नहीं की गई है, यहाँ पे क्या है कि बहुत गहराई में गड्ढे करके जो भी करके वहां से कोई खनिज निकालना, वो प्रवेधन है। तो क्लियर हो गया होगा बेटा आपको खनिजों के बारे में कि किस किस तरह के उत्खनन, विवृत खनन, कूप की खनन और प्रवेधन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
वायुमंडल का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन जो वायुमंडल का मिलान कीजिए, वायुमंडल की परतें मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप वीडियो में जाके जरूर देखिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए सभी परतों का इसमें देखिए दिया गया है। वायुमंडल की परतें, सबसे पहला जो परत होता है, मैं यहाँ से बता रही हूँ, वायुमंडल की परतें जो सबसे पहला परत होता है कौन सा है? सबसे पहला होता है हमारा क्षोभ मंडल। ओके, उसके बाद होता है हमारा समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है बाह्य वायुमंडल और उसके बाद होता है वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद होता है वायुमंडल, वायुमंडल। इसके लिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, मैं पहले आपको ये क्लियर करूंगी, उसके बाद मिलान करेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी सारी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, हवा, आंधी तूफान आना। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम, ये टेम्परेचर बहुत तेजी से घटता बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल में, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं या बादल का बनना कहाँ पे होता है, कौन से वायुमंडल की कौन सी परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, समताप, यानी कि वहां का तापमान बिल्कुल समान होता है, वहां तापमान घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो समताप मंडल में हमारा क्या है? तापमान घटता बढ़ता नहीं है। समताप मंडल की तीन विशेषताएं, पहला तो तापमान घटता बढ़ता नहीं है, दूसरा वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श माना जाता है, और तीसरा क्या है? यहाँ पे ओजोन की परत है, समताप मंडल में ही ओजोन की परत है। ये तो तीन विशेषताएं। अब जो दूसरा विशेषताएं बताई थी कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए जब पृथ्वी से एरोप्लेन जब ऊपर की ओर जाती है तो सीधी उड़ती है, तो समताप मंडल में उड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई बादल, आंधी तूफान नहीं है, तो वहां पे एरोप्लेन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो उल्का पिंड, आसमान से जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आता है, मध्य मंडल में एक ऐसी गैस पाई जाती है जहां पे वो ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है उस गैस के कारण, और वो मतलब कि फट जाने के कारण बिखर जाता है, वो उल्का पिंड हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, वरना वो उल्का पिंड अगर पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कभी कभी कुछ उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच ही जाते, हो सकता है वो टूटा हुआ पार्ट, उससे भी बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मध्यमंडल की विशेषता है, याद रखिएगा। वही जो हम टूटता तारा कहते हैं, वही मध्यमंडल में आके जब उल्का पिंड फटता है तो वो इस चिंगारी से निकलती है, इसे टूटते तारे की तरह होता है। ठीक है, तो देखिए क्षोभ मंडल क्या? आयन मंडल इस परत का एक भाग है, मध्यमंडल का ही भाग आयन मंडल को माना गया। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले अगर इस तरह को मिलान करने वाला होगा तो हम ये सारा देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आयन मंडल, याद रखिएगा, आयन मंडल मध्यमंडल को भी बोला गया, मध्यमंडल का ही दूसरा नाम क्या है? आयन मंडल। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि मध्यमंडल का दूसरा नाम आयन मंडल है। क्षोभ मंडल आयन मंडल का भाग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मध्यमंडल। ओके, सी का हमारा क्या हो जाएगा? 1। फिर है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। एक सेकंड, अभी तो सी का मैं 1 बोल रही थी, अभी हम देखते हैं क्षोभ मंडल का। सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है? आयन मंडल इस परत का एक भाग है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओके, तो ए का हमारा हो जाएगा 3। ए का क्या होगा? 3। ठीक है, समताप मंडल। समताप मंडल क्या बताया था मैंने? मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें, तो हम फिर से इसको करते हैं। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है कि इरेजर मुझे दिख नहीं रहा, वरना मैं इरेज करके आपको बताती। चलिए कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं कि अभी जो मैंने बताया, मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज मैं गलत कर रही हूँ। ओजोन की परत हमारे कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में। ओके, तो ये हमारा गलत है। जो क्षोभ मंडल है, तो ये गलती प्लीज मत करिएगा। देखिए मैंने अभी मतलब सारा कुछ बता के मैं खुद गलती कर रही हूँ यहाँ पे, है ना? तो इस गलती से आप, मेरी गलती से आप जरूर सीखिएगा कि सारा कुछ अभी सारी डिटेल बता के मैं खुद गलती कर रही हूँ। तो क्या है क्षोभ मंडल? क्या होता है? क्षोभ मंडल मौसम संबंधी सारी घटनाएं हमारे कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। अभी मैंने ये बताया था ना कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, और मिलान करते समय गलत कर गई। समताप मंडल क्या होता है? ओजोन गैस की परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा? 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट का क्या है हमारा? 4। ओके, समताप मंडल क्या है? समताप मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाएं होते हैं। फर्स्ट का हमारा 4 है, बी का हमारा क्या होता है? 3। सही है। मध्यमंडल सी का 2। मध्यमंडल क्या है? अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। बिल्कुल सही, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जलते हैं। आयन मंडल बाह्य वायुमंडल को बोला जाता है। ठीक है, बाह्य वायुमंडल को, मध्यमंडल के बाद जो आता है, मध्यमंडल के बाद आता है बाह्य वायुमंडल। इसमें ना जो
रेडियो तरंगे हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, बताना मैं भूल गई थी, वो सारे कहां से पहुंचती है, वायुमंडल से। क्लियर है? तो डी का हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट का ए का 4, बी का 3, मतलब क्षोभ मंडल का हमारा क्या होगा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, याद रखिएगा। यहां पे चलिए मैं लिख देती हूं ए। ओके, बी का कौन सा है 3, ओजोन की गैस पाई जाती है बी में। क्लियर है बेटा? ओजोन की गैस पाई जाती है। मध्य मंडल यानी कि अंतरिक्ष में आके उल्का पिंड इसमें जल जाते हैं, सी। और ये हो जाएगा हमारा डी। ओके, क्योंकि मिलाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, कंफ्यूजन, इसलिए मैं यहाँ पे आपके ऑप्शन लिख रही हूँ। क्लियर है? तो बिल्कुल सही से जो गलती मुझसे अभी हुई, गलती आपको नहीं करना है। और जो ये वायुमंडल की परतें आप जाके जरूर देखिएगा। ओके, बहुत जरूरी है बेटा देखना, वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, छत्रक शैल, पुलीन। समुद्र के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, समुद्र के बारे में क्या है कि, चलिए पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृति में किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? छत्रक शैल क्या होता है? मशरूम के आकार की शैल, मशरूम के आकार का बन जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे रेगिस्तान में। सबसे पहले तो हम ऑप्शन करेंगे, ये हमारा क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है छत्रक शैल। अब क्या होता है छत्रक शैल कि रेगिस्तान में जो ये रेत के जो पहाड़ होते हैं, उसमें आपको पता है रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चलती है। उसके बाद क्या होता है, रेत के जो ऐसे पहाड़ बने होते हैं, तो वो पहाड़ नीचे से, मान लो कि ये पहाड़ बने हुए हैं रेत के, ऐसे बने हुए ना, तो तेज हवा चलने के कारण क्या होता है कि ये पहाड़ नीचे से कटता चला जाता है, फिर इधर से भी हवा आती है, कटता चला जाता है, और ये बिल्कुल ऐसे बन जाता है मशरूम के आकार का। ओके, ये ऐसे पहाड़ बन जाता है मशरूम के आकार का, तो इसे ही छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है, इसे ही छत्रक शैल कहते हैं। तो याद रखिएगा छत्रक शैल रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी हैं छत्रक शैल और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको जाके मेरे वीडियो में जरूर ये सर्च करना है, देखना। जो पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, वो तो बहुत अच्छे से ज्योग्राफी के जो थ्योरी क्लासेस जो अटेंड कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियो देख चुके हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वो क्वेश्चन का आंसर फटाफट देते जाएंगे, मुझे पता है। उसके बाद जो समुद्र में पाए जाते, माने समुद्री गुफा, स्टैक, इस तरह की चीजें होती है ना, समुद्री गुफा, स्टैक, समुद्री मेहराब, इस तरह की चीजें होती है। समुद्री गुफा, समुद्री स्टैक और समुद्री मेहराब, ये भी आपको मैं थोड़ा सा देखिए, समुद्री गुफा है भी यहाँ पे, समुद्री गुफा। ठीक है, तो समुद्री गुफा समुद्र में पाया जाता है, छत्रक शैल रेगिस्तान में पाया जाता है। डेल्टा कहाँ है? नदियों के किनारे, जहाँ पे कई सारी नदियां मिलती हैं, उसको डेल्टा कहते हैं। हिमनद हिमोड़ कहाँ पे होता है? जो ये बर्फ की जो नदियां होती हैं, उसे हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। तो पहले ये हम क्लियर करते हैं, फिर थोड़ा सा समुद्र में पाए जाने वाली चीजों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले समुद्री जो स्टैक क्या होता है? समुद्री गुफा से हम स्टार्ट करते हैं। समुद्री गुफा क्या होता है ना कि समुद्र में इस तरह के कई बार क्या होता है कि चट्टान तो नहीं होता, पहाड़, ओके, जो नीचे से होता है ऊपर तक पहाड़ होता है, वो होता है, और समुद्र में तरंगे उठती हैं, आपको पता है। तो ये तरंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे जाती है, मतलब ये चट्टानों पे उठ के यहाँ पे लगती हैं। तो इस कारण क्या होता है, बार बार चट्टानों पे तरंगे लगने के कारण यहाँ पे वहां पे छिद्र बनता चला जाता है। ठीक है, और ये छिद्र एक गुफा की तरह बन जाता है छिद्र। ओके, तो जो गुफा की तरह बन जाता है छिद्र, उसे क्या कहते हैं? उसमें क्या होता है, गुफा जैसे पहाड़ों में देखते हैं उसी तरह के गुफा बन जाता है, उससे मतलब कि स्टैक उसको बोलते हैं, उस स्टैक में गुफा सा बन जाता है, उसी को कहते हैं समुद्री गुफा। अब दूसरा आता है समुद्री मेहराब। अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये तरंगे ऐसे लगती यहाँ से टकराती क्या होता है, छिद्र बड़ा होता चला जाता है, और बिल्कुल ये दरवाजे की तरह ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये दरवाजे की तरह हो जाता है, इसे हम कहते हैं समुद्री मेहराब। दरवाजे की तरह यानी कि ये छिद्र बिल्कुल आर पार हो जाता है, यहाँ से दूसरे साइड भी एक गुफा है, उसके दूसरे साइड भी वो रास्ता बन गया, तो एक रास्ता हो जाता है ना समुद्री मेहराब का मतलब होता है दरवाजा। ओके, और तीसरी चीज होती है स्टैक क्या होता है कि ये जो फिर अब ये तो रास्ता भी बन गया, फिर भी उस पर तरंगे टकरा रही है, बार बार टकरा रही है, तो ऊपर का पूरा ही पार्ट अलग होके ये अलग अलग दो पार्ट में विभाजित हो जाता है। एक ऐसे हो गया और एक ऐसे पार्ट में विभाजित होता है, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टैक। क्लियर है? बाकी आप डिटेल से आप जाके वीडियो में जरूर देख लें। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वरूपों में से किसके खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेप की प्रचुरता पाई जाती है? तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पठारों में, जो हमारे पठार होते हैं उसमें बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, घाटी, मैदान, पर्वत, पठार। तो पठार में बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है,
मैदान में आबादी बहुत ज्यादा होती है। देखिए मैदान में क्या होता है, आबादी बहुत ज्यादा होती है। पर्वत की विशेषता क्या है कि पर्वतों पे आबादी कम होती है, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, लेकिन वहां पे आबादी कम होती है क्योंकि वहां जीवन बहुत कठिन है। ठीक है, घाटी नदी घाटियां जो होती हैं तो वो है, लेकिन इन सब के बारे में आपको क्लियर रखना है कि पठार में खनिजों की प्रचुरता, बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पठार में बहुत तरीके के खनिज पाए जाते हैं। पर्वतों पे आबादी कम होती है, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है लेकिन आबादी कम होती है। मैदान में क्या होता है, मैदान में आबादी ज्यादा होती है और मैदानों की जो मतलब कि वहां पे हर तरह की सुविधा लोगों को मिल जाती है, इसलिए वहां पे आबादी ज्यादा होती है। अब हमारा नेक्स्ट है एडुसेट से क्या अभिप्राय है। देखिए रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। रॉकेट जिसका मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तीसरा, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। चौथा है एक मानव निर्मित उपग्रह। तो एडुसेट जो है एक मानव निर्मित उपग्रह है बेटा, बिल्कुल आपको याद रखना है। जो हमारे पृथ्वी का मानव निर्मित उपग्रह है एडुसेट, और जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो हमारी जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, 3 तरह की तरंगे होती हैं, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे बिल्कुल याद रखना है आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कई बार ये तो अलग अलग चीजें दे देगा, ये पूछ लेगा इसमें भूकंपीय तरंगे क्या है, तो हमें सिर्फ ये नहीं इसको रखना है कि कौन सी नहीं है, हमें ये भी रखना है कि कौन सी रखना नहीं है, याद करना है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं। तो पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, ये हमारी भूकंपीय तरंगे हैं। और जो पोताश्रय तरंगे हैं, पोताश्रय तरंगे तो होता है समुद्र में। वो क्या होता है कि जो समुद्र में जो हवा मतलब की तरंगे उठती है ना, उसे पोताश्रय तरंगे बोलते हैं। उसे पोताश्रय तरंगे इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे जो नाव होते हैं, जो मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनके नाव को किनारे तक ले जाने में सहायता मिलती है, इसलिए उस तरंगों को क्या बोलते हैं, पोताश्रय तरंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि समुद्र में उठने वाली तरंगे जिससे मछुआरों को किनारे तक जाने में मदद मिलती है, उस तरंगों को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय यानी कि समुद्र का किनारा, वहां तक नाव पहुंचाने में मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनाकी पर्वत जिसे हवाई द्वीप भी कहा गया है, द्वीप किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे द्वीप कहते हैं। ओके, द्वीप उसे बोलते हैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, तो ये है मोनाकी पर्वत, सागर की सतह के नीचे स्थित है और उसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है। तो जो हमारा मोनाकी पर्वत है, आपको मैं ये भी ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ, जो मोनाकी पर्वत है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर सारे महासागरों की विशेषता बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में। और मैं जो आपको मैराथन क्लासेस मैंने अभी कराया है, 1.25 घंटे की क्लास है बेटा। 1.25 घंटे की क्लास में बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं उसमें, तो वो मैराथन क्लासेस आप जरूर अटेंड करें। ठीक है, वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी है, पूरी 6 उसमें कवर है, 1.25 घंटे की, मतलब 1 घंटा 40 मिनट की क्लास है और पूरी 6 उसमें कवर है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, मैं बार बार बोली हूं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको जरूर देखना है। ओके, तो उसी में ये भी है कि मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। उसकी तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हमारा प्रशांत महासागर जो है उसमें मोनाकी पर्वत है। मोनाकी पर्वत की वो मोनाकी पर्वत जो समुद्र की गहराई से लेके मतलब इतना ऊंचा है कि समुद्र की मतलब कि ऊपर तक एक हवाई द्वीप बनाता है। और मोनाकी पर्वत की जो ऊंचाई है वो एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा है, मतलब एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मान सकते हैं उसको, सबसे ऊंचा पर्वत मान सकते हैं मोनाकी पर्वत को। ठीक है, अब मेरियाना गर्त याद रखिएगा, मोनाकी पर्वत और मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त का मतलब होता है गहरा, वो सबसे गहरा गर्त है, वो भी कहां पे है, प्रशांत महासागर में ही है। मेरियाना गर्त और मोनाकी पर्वत दोनों ही प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर की और विशेषता क्या है कि प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पूरब में कौन है, प्रशांत महासागर के पूरब में हमारा प्रशांत महासागर के पूरब में और पश्चिम में, प्रशांत महासागर के पूरब में याद रखिएगा, पूरब और पश्चिम ये आप बताएंगे मुझे। प्रशांत महासागर कहाँ पे, उसके पूरब में अमेरिका पड़ेगा और पश्चिम में क्या है, इंडिया, मतलब सॉरी
एशिया, इंडिया थोड़ी ना, इंडिया थोड़ी एशिया। तो ये है पूरा पश्चिम, ये भी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में उसे पढ़ा चुकी हूँ, आपको उसको डिटेल बहुत अच्छे से समझना है। ओके, हिंद महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, सबकी विशेषता उसमें बताई गई है। और वो मैराथन क्लास है, 6 क्लास की पूरी ज्योग्राफी कवर है, बार बार बोल रही है, तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। बेटा ये क्वेश्चन मैं कल भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, कल नहीं आज ही के वीडियो जो मैंने सुबह डाला था पॉलिटी की, 8th क्लास की पॉलिटी जब मैं करा रही थी चैप्टर नंबर 4 में, यही वाला है। और चैप्टर नंबर 4 में नहीं है, पीछे भी कई बार इस चीज के बारे में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या है। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या है कि इसमें पिता की संपत्ति में पत्नी, पुत्रियों और पुत्रों सभी के बराबर, सभी बराबर हकदार होते हैं, मतलब तीनों, पत्नी, पुत्रियों और पुत्रों तीनों बराबर बराबर हकदार होते हैं पिता की संपत्ति में। ठीक है, देखिए क्या है ऑप्शन, पत्नी, पुत्रियों तथा बहन, बहन नहीं होती। ओके, बहन नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। पुत्री, पुत्रियों, पुत्र, पुत्रों तथा भाइयों, भाई की भी संपत्ति, भाई का भी हक नहीं होता। 2005 के अनुसार याद रखिएगा। पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों, तो यही है पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों, यही है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है कि पत्नी, पुत्रों, एक पुत्र हो, एक बेटा हो या 4 हो, एक बेटी हो या 4 बेटी हो, सभी को बराबर बराबर हक है पिता की संपत्ति में। ओके, क्लियर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा कहीं कुछ ना समझ में आओ तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछिएगा दोबारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। तो ये थोड़ी सी रटने वाली बात होती है, ठीक है। तो कावेरी नदी पे बनाया गया है कृष्णराज सागर बांध। ओके, कहाँ पे बनाया गया है, कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। ये सारी जो नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां हैं, याद रखिएगा सारी नदियां कहाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है। टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है, टोकरी बुनाई क्या होता है, छोटे छोटे जो गांव में लघु उद्योग बोल सकते हैं, या छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग उसको हम बोलते हैं, कहीं लघु उद्योग कहीं कुटीर उद्योग। क्या होता है, उद्योग कई प्रकार है लेकिन वो छोटे छोटे पैमाने पर होते हैं, कोई घर के लोग ही मिलकर बनाते हैं उसे बेचते हैं, तो ये होता है लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। तो हमारा क्या होगा, लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। छोटी टोकरी बुनाई का है ना, टोकरी बुनाई किसका उदाहरण, तो लघु उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, बृहत उद्योग क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पे जो उद्योग किया जाता है, वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, वो या तो सरकार के द्वारा होता है या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट और मतलब कि राज्य सरकार या फिर कोई बड़ा व्यापारी मिलकर इस प्रकार का उद्योग करता है। सहकारी उद्योग क्या होता है, सहकारी में होता है सरकार और कोई व्यक्ति, सरकार और व्यक्ति मिलकर सहकारी उद्योग करते हैं। संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग यानी कि कुछ लोग मिलकर करते हैं, कई लोग मिलकर कोई उद्योग चलाते हैं, उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं। क्लियर है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी हम पढ़ चुके थे, अब फिर से वही आ गया। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिज को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। कूप की खनन, कूप की खनन यानी जहाँ पे छिद्र की बात होगी वहां पे होगा कूप की खनन। विपरीत खनन, विपरीत खनन भी मैं बता चुकी हूँ कि पृथ्वी के अंदर ही होता है, इसमें क्या बताया गया, बिल्कुल सतह के निकट। ओके, सतह के निकट की बात की गई है। और मैंने क्या बताया कि शैल हटा के वहां से निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, विपरीत खनन। शैल को हटाया जा रहा है, बिल्कुल सतह के नहीं, शैल के नीचे है वो। उसके बाद है आखनन, फिर है कूपक। तो आखनन होता है हमारा, बिल्कुल याद रखिएगा, आखनन यानी कि आओ खनिज, यही है ना, अपने आप आ जाओ, यही मान के चलिए। थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करिएगा, अपने आप आ जाओ, यानी कि पृथ्वी के सतह के बिल्कुल निकट है ये पृथ्वी की सतह, यहीं पे खनिज पाई जा रही है, मतलब कि ऐसे ही उठा के हम खनिज को ले आए। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए किसी भी छोटी चीज से उसे हटाओ, मतलब मिट्टी किसी भी चीज को, और वहां पे ले निकालाओ। बिल्कुल सतह के ऊपर तो खनिज नहीं, सतह के अंदर जो खनिज, मतलब बिल्कुल पृथ्वी की सतह पे या सतह के अंदर खनिज जो पाई जाती है, उससे कैसे निकाला जाता है, किस विधि से, आखनन विधि से। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या घनत्व से हमारा क्या अभिप्राय है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है क्या है, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप जनसंख्या घनत्व नहीं है, ये क्या होता है, जनसंख्या वितरण। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या
वितरण। दूसरा है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के पृथ्वी के क्षेत्र में पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। और भूपृष्ठ पर फैले लोगों के फैलने का स्वरूप को जनसंख्या वितरण बोलते हैं। अब आगे भी हम देखते हैं किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, ये तो जनसंख्या घनत्व तो नहीं हुआ, जनसंख्या वितरण भी नहीं हुआ। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ये एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ये तो जनसंख्या है ना, कि इस अवधि के दौरान इतने लोग थे। ये हमें पता कैसे चलता है? जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। जनगणना में क्या क्या पता चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है कि जनगणना से हमें क्या क्या पता चलता है। जनगणना से लोगों की संख्या का पता चलता है, स्त्री पुरुष कितने, मतलब कि उनमें कितने स्त्री है कितने पुरुष है इसका पता चलता है, कितने कामकाजी यानी कि कितने जॉब में है, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार में, ये पता चलता है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने अशिक्षित हैं, इस बारे में पता चलता है। और इतना ही शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पता चलता है हमें जनगणना से। ओके, और जनगणना का क्या है? हर 10 साल में भारत में जनगणना की जाती है। क्लियर है? और इससे पता चलता है इन चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में जनगणना से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसके किस्म के? सुनहरी जरी जूट की किस्म है, याद रखिएगा। सुनहरी जरी के नाम से आप सिल्क मत मानिएगा। सुनहरी जरी, उसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, सुनहरी जरी या फिर सुनहरा रेशा भी कहते हैं, तो ये जूट की किस्म है। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता प्रदान करती है? तो बेटा ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, हम कराते हुए, ये हम वायुमंडल के परत ऊपर पढ़ चुके हैं। अब क्या है? रेडियो प्रसारण में आपको बता चुकी, तो वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है वो हमारे रेडियो प्रसारण के लिए बहुत, मतलब यहाँ यहीं से हमारा क्या होता है? रेडियो प्रसारण पृथ्वी तक होता है। ठीक है, वायुमंडल से। अब ये समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ये ऊपर मैं समझा चुकी हूँ आपको, तो ये दोबारा नहीं समझा रही क्योंकि इसी वीडियो में ऊपर समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो चिनूक स्थानीय पवन हमारे प्रेरी में चलती है, याद रखिएगा, प्रेरी में चिनूक स्थानीय पवन चलती है। प्रेरी घास स्थल है, पंपास, बेल्ट, सवाना, ये सारे ही घास स्थल है। और इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में पूछ चुकी थी कि प्लीज इसके बारे में मुझे बताइएगा कि पंपास, बेल्ट, सवाना किस तरह के घास स्थल है, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पढ़ाया हुआ है। और आज फिर वही क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये पंपास, बेल्ट और सवाना किस तरह के घास स्थल है और कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेरी घास स्थल है, प्रेरी हमारे अमेरिका में पाया जाता है। प्रेरी घास स्थल बिल्कुल याद रखिएगा, प्रेरी घास स्थल अमेरिका में है। प्रेरी घास स्थल में चिनूक पवन चलती है। चिनूक पवन से क्या होता है कि वहां पे जो बर्फ जमे होते हैं ना, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास स्थल है, वहां पे जो बर्फ जमा होता है, तो क्या होता है, इससे चिनूक पवन से क्या होता है, हवा चलने से, वो एक गर्म हवा होती है, इससे क्या होता है कि सारे बर्फ पिघल जाते हैं और वहां नए नए घास निकलते हैं। ओके, तो चिनूक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चिनूक पवन की विशेषता क्या है, तो प्रेरी में चिनूक पवन से क्या फायदा होता है, तो वहां के सारे बर्फ पिघल जाते हैं और नए नए घास वहां से फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रेरी घास स्थल में चिनूक पवन चलती है। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ओके, अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बेटा ये शैल के बारे में बताया गया है, तो हम सबसे पहले शैल के बारे में समझेंगे कि शैल चक्र या शैल है क्या। अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, अपसादी शैल, कायंत्री शैल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और ये भी मैं करा चुकी हूँ आपको मैराथन की क्लास में। ओके, अंतर्भेदी आग्नेय शैल क्या होता है? आप भूकंप नहीं, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, भले ही ना बना हो पर्वत वैसा, लेकिन पर्वत मान लीजिए ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ से लावा निकलता है बाहर की ओर, ठीक है, यहाँ से लावा जब बाहर की ओर निकलता है, इतना ऊपर तो नहीं जाता, यहीं से निकल जाता है ऐसे। इसमें क्या होता है कि कुछ लावा, अब ज्वालामुखी पर्वत से लावा निकलता क्यों, ज्वालामुखी फटता क्यों है? जमीन के अंदर बहुत ही आग का लिक्विड, मान लो लावा किसे बोलते हैं, आग के लिक्विड को, जमीन के बहुत अंदर, जिसे हम क्रोड कहते हैं, क्रोड में आग का लिक्विड पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर आग का लिक्विड पाया जाता है, तो कोई चीज अगर हम बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? आप पानी अपने गैस पे रख दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए ढक्कन से, और पानी बहुत ज्यादा उबालिए पानी को, तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर आएगा। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है उबलने के बाद, गर्म
गर्म होने के बाद। वही चीज हमारी लावा के साथ है कि लावा के साथ क्या होता है, लावा जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, तो वो कहीं से भी जो उसे छिद्र मिलता है बाहर निकलने की, छिद्र से बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में ऐसे ही पता चल जाता है कि कहाँ पे किसी के बारे में बताया था ये ज्वालामुखी पर्वत है, क्योंकि उसमें जमीन के अंदर से एक छिद्र बनी होती है, उसे ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। तो ये लावा ज्वालामुखी पर्वत से ही बाहर निकलता है, यहाँ पे छिद्र होते हैं तो वहां से वो बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय क्या होता है, लावा, कुछ लावा यहीं पे मतलब पर्वत के अंदर ही यहीं पे ठंडा हो जाता है, ठीक है, यहीं पे ठंडा हो जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता, तो उसे हम बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, आग्नेय शैल ये आग का ही शैल है ना, वो आग से ही बना है, लेकिन क्या है अंदर ही बना है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। उसके बाद क्या होता है, कुछ लावा बाहर निकल के बहुत तेजी से हवा के संपर्क में जैसे आएगा बहुत तेजी से ठंडा होता है बाहर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। याद रखिएगा ये दोनों ही आग्नेय शैल है, जो लावा सबसे पहले ठंडा होता है तो वो दोनों ही आग्नेय शैल है, जो ज्वालामुखी पर्वत के अंदर से ठंडा हो गया वो अंतर्भेदी यानी कि अंदर, और जो बाहर ठंडा हुआ है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल हुआ, जो दोनों ही शैल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन एक अंदर एक बाहर। उसके बाद होता है अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज हवा उस सब के कारण क्या होता है, शैल टूट फूट के जहां तहां बिखरने लगते हैं, और बिखरने के कारण क्या होता है, छोटे छोटे जीव जंतु जो जीवाश्म होते हैं उन शैलों के नीचे दब के मर जाते हैं। ओके, तो उसे ही अवसादी शैल बोलते हैं, जो इधर उधर बिखर गए हैं ना उसे अवसादी शैल बोलते हैं। याद रखिएगा कि इस अवसादी शैल से क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि कौन से शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि छोटे छोटे जीवाश्म जीव जंतु उसमें छोटे छोटे जो होते हैं उस शैलों के नीचे दब के मर जाते हैं, इसलिए अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी शैल समझ में आ गया। अब बहुत ज्यादा ताप और दबाव के कारण अवसादी शैल पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ताप और दबाव के कारण क्या होता है, अवसादी शैल अपनी मतलब कि अपना रूप बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है, मतलब किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा दबाव डालो, ठीक है, जैसे आप छेना फाड़ते हो पनीर बनाने के लिए, उस पे हम दबाव ही तो डालते हैं, दबाव डालने से क्या होता है, वो छेना पनीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पनीर के रूप में बदल जाता है ना। वही चीज यहाँ पे अवसादी शैल में है। अवसादी शैल पे बहुत ज्यादा ताप और दबाव के कारण क्या होता है कि वो अपना मतलब अपनी काया मतलब रूप में परिवर्तन कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कायांतरित शैल। क्लियर है, उसे हम बोलते हैं कायांतरित शैल। क्वेश्चन ये भी आता है कि कायांतरित शैल, अवसादी शैल, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि अब जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, तो अवसादी शैल में पाए जाते हैं। अब इससे देखिए जो इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि किसका क्या उदाहरण है। ओके, किसका उदाहरण है, तो हमारा है अंतर्भेदी आग्नेय शैल। बता चुकी हूँ अभी मैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल ग्रेनाइट का उदाहरण है। बेसाल्ट के बारे में पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अंतर्भेदी आग्नेय शैल क्या है, ग्रेनाइट का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो शैल होते हैं वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल होते हैं। बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट हमारा बहिर्भेदी आग्नेय शैल होता है, जो बाहर निकल के लावा ठंडा होता है वो बेसाल्ट बन जाता है। ओके, अवसादी शैल का उदाहरण क्या है, ये बलुआ पत्थर। याद रखिएगा बलुआ पत्थर हमारा किसका उदाहरण है, अवसादी शैल का उदाहरण है। ओके, और कायांतरित शैल का उदाहरण क्या है, चूना पत्थर। याद रखिए चूना पत्थर ही क्या बन जाता है, संगमरमर का रूप लेता है चूना पत्थर ही। क्लियर है बेटा, तो हमारा ए का क्या हो गया, अंतर्भेदी आग्नेय शैल ग्रेनाइट, ठीक है, ए का 4, बी का 3 बहिर्भेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट, सी का 2 बलुआ पत्थर, डी का 1 चूना पत्थर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ऋतु प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है। ऋतु प्रवास क्या होता है कि जब मवेशियों को लेके चरवाहे मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपको मैं बता भी चुकी हूँ कि क्या होता है कि जो मवेशी पालते हैं वो मान लो पहाड़ों पे, ज्यादातर ये ऋतु प्रवास पहाड़ों पे होता है। सर्दियों के मौसम में वहां पे उनको मतलब चारा नहीं मिलता, तो वो पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं अपने मवेशियों को लेके सर्दियों के मौसम में। याद रखिए, तो मौसम के अनुसार होता है, तो ऋतु मतलब मौसम, प्रवास मतलब घूमना। तो ऋतुओं के अनुसार जब चरवाहे अपने मवेशियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, देखिए यही होगा, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, इसी की क्या बोलते हैं, हम ऋतु प्रवास बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कोष्ण, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। कोष्ण मतलब गर्म। ठीक है, कोष्ण किसे बोला गया, गर्म। तो बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा, जहां पे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है। यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल
सीधी पड़ती है, बहुत तेज पड़ती है, तो जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहां पे पानी ज्यादा गर्म होगा ना, वहां पे पानी गर्म होगा, तो क्या होगा, तो वहां से जो धाराएं ऊपर ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में जाएगी, वो महासागरीय धाराएं क्या होती है, गर्म होती है। तो ए हमारा बिल्कुल सही है कि क्या है, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश को जल ले जाती है। क्या है, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जल ले जाती है। तो बेटा याद रखिएगा, निम्न अक्षांश किसे बोला है, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को जिसे विषुवत वृत्त भी बोला गया है, उसको निम्न अक्षांश बोला गया है। उच्च अक्षांश उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को उच्च अक्षांश बोला गया है। तो शीत धाराएं कहाँ होती है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से, अगर ये उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, यहां से अगर धाराएं नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर जो धाराएं उत्पन्न होती है वो ठंडी महासागरीय धाराएं होती है। तो ये हमारा गलत है, बी हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे उल्टा बोला गया है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, ये भी हमेशा याद रखिएगा। निम्न अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त है, ठीक है, उसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, निम्न अक्षांश भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, सारे आपको याद रखना है। और उच्च अक्षांश क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव उच्च अक्षांश होता है। तो निम्न अक्षांश और निम्न अक्षांश में क्या होता है, गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती है। तो ये हमारा गलत है, तो ए सही है और बी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहां पे हैं। तो अंटार्कटिका में हमारे मैत्री और गंगोत्री जो 2 शोध संस्थान है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखिए, दक्षिण गंगोत्री अब बर्फ के अंदर दब चुका है और यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ओके, मैं आपको पढ़ाते हुए बता चुकी हूँ कि दक्षिण गंगोत्री अब बर्फ के अंदर दब चुका है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि वो बर्फ के अंदर दब चुका है। ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे देशों के शोध संस्थान वहां पे हैं। ओके, नेक्स्ट, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। ये एक पेडालॉजी का क्वेश्चन भी है। भौतिक विशेषताओं यानी कि जो हम कौन सा मॉडल है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल भूगोल के, किस भौतिक विशेषता यानी कि जो पृथ्वी में पहाड़ पठार मैदान है, ठीक है, इसका हम कोई मॉडल बनाए या तो ये किस चीज के लिए उपयोगी है, क्या पढ़ाने के लिए उपयोगी है, इकोनॉमिक्स नहीं, भूगोल, भूगोल पढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयोगी है। भूगोल पढ़ाने के लिए, राजनीति विज्ञान यानी कि सिविक्स पढ़ाने के लिए भी नहीं है, इतिहास पढ़ाने के लिए भी नहीं है। सबसे उपयुक्त किसके लिए होगा, भूगोल पढ़ाने के लिए उपयुक्त होगा। भौतिक विशेषताएं यानी कि भौतिक विशेषताएं क्या है, पहाड़ पठार मैदान नदियां, ये सारी भौतिक विशेषताएं होती हैं, तो ये भूगोल पढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है बेटा, ये भी मैं मैराथन क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो आप प्लीज जाके देखिए मैराथन क्लास। एक दिन आप अब तो बिल्कुल लग जाइए, मतलब जितना टाइम आपके पास है पढ़ाई में लग जाइए, रिवीजन करिए, जाके देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, सब कर डालिए, सब कुछ कर डालिए और बिल्कुल लग जाइए। और एग्जाम के 2 दिन पहले से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। ओके, क्योंकि एग्जाम के टाइम हमें ज्यादा टेंशन लेना सही नहीं होता। बिल्कुल पेपर के 1 दिन पहले तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस सोच के चलिए कि हमें सारा कुछ याद है। ओके, क्योंकि 1 दिन पहले सब पढ़ के भी हम कितना पढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़िए। ये नहीं कि 1 दिन पहले छोड़ के हम घूमने निकल जाएं, बिल्कुल नहीं, हमें जरूर देखना है, 1 दिन पहले रिवीजन करना है, लेकिन बिल्कुल टेंशन फ्री होके। इतना मत, कोई नया चीज तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। याद रखिएगा, एग्जाम के 2-3 दिन पहले से कोई नया चीज बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, वरना बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसलिए नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो नई चीजें पढ़नी है अब पढ़िए, अभी पढ़िए। ओके, तो चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, तो ऑस्ट्रेलिया। या देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो आकार में सबसे छोटा है और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। द्वीपीय महाद्वीप इसलिए बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। क्लियर है बेटा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, तो वहां जाके आप जरूर सर्च कर लें। ओके, देखिए क्या है, स्थल का एक सकरा भाग। स्थल का क्या है, एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, स्थल का एक सकरा भाग। मान लो कि 2 महाद्वीप है, ओके, उसको एक जमीन से जोड़ता है। ओके, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इनको एक सकरा भाग जोड़ता है। कौन सा वो भाग है,
आप उसका नाम मुझे बताएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैं आपको कराई हूँ अभी जो मैराथन की क्लासेस मैंने ली थी उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला स्थल संधि का नाम क्या है। तो मुझे प्लीज आप जरूर कमेंट में बताइए कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले स्थल संधि का नाम क्या है। बेटा आप अगर कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ तभी आप अच्छे से मतलब कि प्रिपरेशन तो मुझे पता है आपका बहुत अच्छे से हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन आपको कमेंट में आंसर भी देते रहना है। ओके, तो जो है ना स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल संधि कहते हैं। याद रखिएगा, स्थल का एक सकरा भाग जो दो स्थलों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। ओके, सकरा भाग स्थल का, जमीन से जब कोई दो क्षेत्र जुड़ता है उसे स्थल कहते हैं। द्वीप जो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, खाड़ी नदियों के किनारे को खाड़ी। जल संधि जब जलीय क्षेत्र, कोई जलीय भाग दो स्थलों को जोड़ता है, जैसे कि ये इंडिया और श्रीलंका, इसको जल संधि कहते हैं ना, तो उसको क्या है? पाक जल संधि। याद रखिए, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला क्या है? पाक जल संधि। तो ये जल संधि है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? पाक जल संधि। ओके, तो जल संधि क्या होता है? जब जलीय भाग एक दूसरे को जोड़ता है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा कई बार। पीसी कल्चर क्या होता है? तालाबों में मछली पालन, यानी कि जब मछली पालन हम व्यापार के लिए करते हैं तालाबों में या टैंकों में, तो उसे क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर में करा चुकी हूँ, आपको डिटेल से करा चुकी हूँ, तो प्लीज इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ आपसे दोबारा, क्योंकि ये पहले के भी वीडियो में मैं आपको पूछ चुकी हूँ कि विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर क्या है, आपने नहीं बताया था। तो अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे विटीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन क्या है, पीसीकल्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? अब परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत पहले हम समझते हैं। परंपरागत स्रोत क्या होता है? जो परंपरा का मतलब क्या होता है? जो चला आ रहा है उसे परंपरा कहते हैं ना। तो परंपरागत स्रोत क्या होता है? जो बहुत पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊर्जा के वैसे साधन जो हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम परंपरागत स्रोत बोलते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, ये सब क्या होता है? परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? जिसे अब नया नया इस्तेमाल कर रहे हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे क्या है? गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा बिल्कुल गैर परंपरागत स्रोत है, कोयला परंपरागत स्रोत है, ईंधन हमारा परंपरागत स्रोत है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। इसलिए गुजरात में जब भी अस्त होता होगा, अरुणाचल प्रदेश में कब होता है? उससे 2 घंटे, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद। अरुणाचल प्रदेश इधर है, गुजरात हमारा इधर है। ठीक है, तो सूर्य गुजरात से क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे के बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर है। बिल्कुल सही है कि अरुणाचल प्रदेश क्या हो? उच्च अक्षांश पे है, और जो अरुणाचल प्रदेश हमारा उच्च अक्षांश पे है, वही सूर्य हमारा ये गुजरात हमारा निम्न अक्षांश पे है थोड़ा सा। और उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश पूरब की ओर है और जो गुजरात है हमारे पश्चिम की ओर है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कैसे करती है? पश्चिम से पूरब की ओर नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर करती है। हमेशा याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कैसे करती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की ओर करने के कारण ही क्या है कि पूरब में 2 घंटे पूरब आगे चलता है। ठीक है, पूरब में जो होता है, जो भी देश पूरब की ओर होंगे वो 2 घंटे आगे चलेंगे। इसीलिए क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे नहीं, 2 घंटे नहीं, मतलब टाइम आगे चलता है। ओके, 2 घंटे तो मैं यहाँ से मेरे ध्यान आ गया, 2 घंटे आगे नहीं चलता कि पूरब की ओर टाइम आगे होता है, पश्चिम की ओर टाइम पीछे होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब टाइम निकालना होता है, जो ग्रीनविच है उससे अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट माइनस करते जाएंगे हर डिग्री, 1 डिग्री से। वही ग्रीनविच से अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट प्लस करते जाएंगे। तो यही है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है। इसके कई रीजन है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात पश्चिम में है। अरुणाचल प्रदेश उच्च अक्षांश पे, गुजरात निम्न अक्षांश पे है। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में क्या है कि कोई किसी की को स्पष्ट नहीं कर रहा। ओके, क्लियर है? ये दोनों ही सही है, लेकिन अब
ये जो सूर्य का अस्त होने का, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको नहीं समझा पाई कि उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश के कारण टाइम में अंतर नहीं होता। ओके, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश पूरब और पश्चिम के कारण, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात हमारा पश्चिम में है, इस कारण टाइम में अंतर है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। और ये उच्च अक्षांश पे और निम्न अक्षांश पे तो है, ये सही है, लेकिन इसके कारण उनके टाइम में अंतर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या, मतलब कोई विशेष मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में होता है, वो क्या कहलाती है? सांख्यिकी, जनसांख्यिकी, यानी कि जनता के बारे में बताना। जैव भूगोल नहीं, मानव भूगोल नहीं, नगरीय भूगोल नहीं, जनसांख्यिकी कहते हैं, यानी कि जनता के बारे में बताना। क्या है हमारा? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? याद रखिएगा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्र में, यानी कि दुर्गम क्षेत्रों में जहां कोई आपदा होती है, वहां पे आप टीवी में हमेशा देखते हैं, जब दुर्गम क्षेत्रों में आपदा होती है तो उन्हें भोजन पहुंचाया जाता है। वैसे लोगों को कैसे पहुंचाया जाता है भोजन? हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो यही याद रखिएगा, जो हमारा वायु मार्ग है, वायु मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है, वायु मार्ग साधन सबसे बेहद उपयोगी साधन माना जाता है वायु मार्ग को आपदाओं के समय दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए। क्योंकि जहां पर कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, वहां पे ट्रेन से या गाड़ी से तो हम जा नहीं सकते, वायु मार्ग से मतलब हवा के थ्रू ही जा सकते हैं ना, तो हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचाया जाता है। बाकी ये सारे मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको जाके वीडियो में जरूर सर्च करना है। नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, इसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। बेटा याद रखिएगा, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है वो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है। यानी कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो इस तरह के मोड़ बनाती है, ठीक है, बड़े मोड़ बनाती है, बहुत इस तरह के मोड़ बनाती थी। इस मोड़ को क्या बोलते हैं? विसर्प, यानी कि सांप के तरह, सांप ऐसे ऐसे चलते हैं ना, सांप की तरह मोड़ बनाती है, विसर्प। याद रखिए, सर्प मतलब सांप, तो सांप की तरफ मोड़ बनाती है, उसे विसर्प कहते हैं। चाप झील किसे कहते हैं? चाप झील भी एक दिया गया है। जैसे कि नदी ऐसे मुड़ती है ना, मान लो ऐसे मुड़ के इधर चली गई ऐसे, फिर यहाँ से धीरे धीरे फिर नदी का क्या होता है, ये जो नदी की धारा होती है यहाँ से कट के इधर आ जाती है, तो यहाँ पे झील बन जाता है, पानी जमा रह जाता है, नदी का पानी बहुत गहराई में वहां पे जमा रह जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? चाप झील। ठीक है, तटबंध, जो तटीय इलाके होते हैं उसे तटबंध करते हैं। बाढ़ का मैदान, जहां पे बार बार बाढ़ हो और वहां के मैदान बहुत उपजाऊ हो जाता है, वो गाद जो मिट्टी उट्टी लेके आती है ना नदियां, पानी, वो उसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह दर्शाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो हो ही नहीं सकता। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब ये मतलब कि चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी से, मतलब कि चंद्रमा हमारा यहाँ पे हो, ठीक है, चंद्रमा हमारा यहाँ पे हो और मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य हो, तब ये अगर सिचुएशन होता कि चंद्रमा यहाँ पे होता तो चंद्र ग्रहण कहलाता। बृहद ज्वार भाटा बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। बृहद ज्वार भाटा कब होता है? जब चंद्रमा हमारा यहाँ पे होगा। ओके, जब चंद्रमा यहाँ पे होगा तो दोनों तरफ से पृथ्वी पर मतलब कि दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समुद्र के जल को एक साथ खींचती है, तो उसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बता इसलिए रही हूँ बेटा ऐसे बना के, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार ये आ जाए, चंद्रमा को यहाँ कर दे, सूर्य को यहाँ, पृथ्वी को यहाँ, तो जब एक सीध में तीनों होंगे ऐसे, एक साइड चंद्रमा, एक साइड सूर्य और बीच में पृथ्वी, तो बृहद ज्वार भाटा आता है। मतलब ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र के जल का नियम से 2 बार उठना गिरना ज्वार भाटा होता है। और ये होता क्यों है? ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के जल को, समुद्र के जल को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। ओके, जब तीनों इस तरह एक सीध में होता है, पृथ्वी बीच में, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य, तो क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा आता है। ओके, मतलब बहुत ही बड़ा ज्वार भाटा होता है। लघु ज्वार भाटा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ तो इधर जा रही है, मतलब कि इधर से खींचे, दूसरे दिशा में चंद्रमा दूसरी दिशा में अपना बल लगा रही है, सूर्य दूसरी दिशा में, तो ये लघु ज्वार भाटा का उदाहरण है। अब चौथा हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा हमारे यहाँ पे हो जाएगी ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई। चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। अब ये देखते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। जो पृथ्वी की विभिन्न परत है, क्रम में देखना है। ठीक है, सबसे ऊपर प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्या होता है? मेंटल, फिर सबसे अंदर होता है क्रोड। याद रखिएगा, बाहरी क्रोड फिर आंतरिक क्रोड। तो ये तो मैं ऊपर से अंदर की ओर बोल रही हूँ ना, इसमें क्या है?
आंतरिक से बाहरी तक मतलब अंदर से बाहर की ओर, मैंने आपको उल्टा बताया, याद रखिएगा। सबसे ऊपर प्रेपटी, फिर क्रोड, फिर सॉरी, सबसे ऊपर प्रेपटी, फिर मेंटल, फिर बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, सबसे ऊपर से अंदर। अब हमें क्या बताना है इसमें, अंदर से बाहर, तो क्या होगा, सबसे अंदर क्या होगा, आंतरिक क्रोड, ठीक है, ये भी आंतरिक क्रोड है। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा, बाहरी क्रोड, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी आ गया, तो हम सबसे पहले देखेंगे ना आंतरिक क्रोड इन दोनों में, इसके बाद क्या आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, तो ये गलत हो गया। अब फिर से हम देखते हैं आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। आंतरिक क्रोड सबसे अंदर, ये हमारा क्या है, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, प्रॉपर्टी, तो ये होते हैं पृथ्वी की परतें। क्लियर है बेटा। प्रॉपर्टी पे हम रहते हैं, सबसे पहला पतला जो परत है वो प्रॉपर्टी है, सब उसके बाद जो होता है, उसके बाद मेंटल होता है, सबसे मोटा परत क्या होता है, क्रोड का। देख रहे हैं क्रोड का सबसे चौड़ाई दिखा रहा है, आंतरिक और बाहरी क्रोड मिला के सबसे चौड़ा परत होता है। आगे देखते हैं हम, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वात मतलब वायु, दिग्दर्शी मतलब दिशा, वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है। वात दिग्दर्शी यानी कि वायु की दिशा मापने के लिए किया जा रहा है। वात दिग्दर्शी नाम से क्लियर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल नाम से याद रखिएगा, वात दिग्दर्शी यानी कि वायु की दिशा नापने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ये मैं ऊपर करा चुकी, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा आ गया। तो निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है।